प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हिंदी बहार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमरुद्दीन यानी कमर जौनपुरी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक से एक कहानी का शीर्षक है नमक और इसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। तो आइए हम इस कहानी को देखते हैं। यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत पाक विभाजन 1947 में हुआ। उसी से संबंध रखती है यह कहानी। 15 अगस्त 1947 वह शुभ दिन जब देश 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन जहां एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी हिंदुस्तान के नसीब में लिखा जा चुका था। आज़ादी मिलने के साथ ही देश के दो टुकड़े हो गए। भारत का लगभग 30% हिस्सा कटकर एक नया मुल्क बन गया, पाकिस्तान। राजधानी दिल्ली एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रही थी। लाल किले पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के स्वाधीन होने की घोषणा की। एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा धू धू कर जलने लगा। हिंदुस्तान बंटवारे की त्रासदी से गुजर रहा था। खुशी का मौका पल भर में खून और दहशत में बदल गया था। कम से कम 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस दौरान हुई लूटपाट और हिंसा में कम से कम 15 लाख लोगों के मरने और अन्य लाखों लोगों के घायल होने का अनुमान है। बंटवारे में न सिर्फ देश को बांटा गया बल्कि लोगों के दिल भी बांटने की कोशिश हुई। हालांकि इस दौरान और इसके बाद भी साहित्यकार अपनी कोशिशों में लगे रहे और दोनों मुल्कों के आवाम के बीच के रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश करते रहे। सियासत की दुनिया से अलग साहित्य की दुनिया आज भी लाहौर और दिल्ली की आवाम में मोहब्बत की बात करती है। मैं अटारी से जिसे देख के रोया शब भर, चाँद उसने वही लाहौर से देखा होगा। खुशबुओं को कोई तकसीम कहाँ कर पाया, सरहदें तोड़ भी दो गीत सुनाती है हवा। राशिद अनवर राशिद ने इस शेर को कहा। कृष्णा सोबती ने लिखा, घरों को पागल खाना बना दिया सियासत ने। मैंने भी इस पर कुछ कलम चलाने का प्रयास किया। नदी की धार में कल कल इधर भी है उधर भी है, महकता रेशमी आंचल इधर भी है उधर भी है। सियासत चाहे जितनी भी बढ़ा ले आग नफरत की, मोहब्बत से भरा बादल इधर भी है उधर भी है। इसी मोहब्बत के बादल को बरसाती हुई यह कहानी है जो दो दिलों को जोड़ने का प्रयास करती है। दो देशों में अलग थलग पड़े हुए दिल आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं उसकी बात करती है यह कहानी। मोहब्बत से भरी एक बदली जो इस नफ़रत की आग को बुझाने का निरंतर प्रयास करती रही। रजिया सज्जाद ज़हीर कहानी इनके द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है उसका नाम है नमक। यह नमक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे लाहौरी नमक के बारे में बात की गई है। लाहौरी नमक यानी सेंधा नमक, सैंधव नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साधारण नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन या सफ़ेद होता है। हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। आयुर्वेद में इसको स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। दैनंदिन भोजन में इसका प्रयोग कई शारीरिक व्याधियों के निवारण में सहयोगी माना गया है। उच्च रक्तचाप के रोगी इस नमक का यदि सेवन करें तो उन्हें लाभ मिलेगा। सेंधा नमक और सैंधव नमक का मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। पश्चिमोत्तरी पंजाब में नमक कोह यानी नमक पर्वत, ये जो चट्टान देख रहे हैं ये नमक की चट्टानें हैं। नमक पर्वत नाम की मशहूर पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ से यह नमक मिलता है और इसी इलाके में प्रसिद्ध खेवड़ा नमक खान है। इस नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर लाहौर से होता हुआ पूरे उत्तर भारत में बेचा जाता है। यह थोड़ी सी जानकारी लाहौरी नमक के बारे में जिस नमक की चर्चा यहाँ पर की गई है।
रजिया सज्जाद ज़हीर का जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में। प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, ये उर्दू कहानी संग्रह है, ये मूलतः उर्दू की लेखिका हैं। सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उपदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। निधन 18 दिसंबर सन 1979 ईस्वी को। रजिया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रजिया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी भी आज लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है मेरा वतन ढाका है। तो यहाँ पर 3 देशों को आपस में जोड़ा गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। भारत में आकर बसी सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती हैं और दिल्ली से जाकर पाकिस्तान में बसा हुआ कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की परमिशन देता है, इजाज़त देता है। और फिर भारत में बांग्लादेश से आकर बसा हुआ एक कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त, वो कहता है मेरा वतन तो ढाका है। वहाँ के डाब के पानी में जो बात है वह कोलकाता के डाब में कहाँ है। अर्थात यह 3 देशों के लोगों को जोड़ती हुई कहानी, तीनों की भावनाओं को प्रकट करती हुई कहानी। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? यह उम्मीदों को तलाशती हुई यह कहानी नमक। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द प्रयोग किए गए हैं जिनका अर्थ देख लीजिए। नफीस, सुरुचिपूर्ण,
उम्दा, अच्छा, रुखसत, विदा, साडा यह पंजाबी का शब्द है, हमारा, हिस्से बखरे, बंटवारा, मुरव्वत, संकोच, अदीब, साहित्यकार, लबो लहजा, बोलचाल का तरीका, नवाज, सम्मानित करना, सौगात, भेंट, अजीज, प्रिय, बाजी, दीदी, दोहर, कपड़े को दोहरा कर सिली गई चादर या लिहाफ। तो यहाँ पे प्रारंभ करते हैं कहानी का सारांश। इस कहानी को स्पष्ट करने के लिए मैंने इसे 5 भागों में विभक्त कर रखा है। पहला भाग है सिख बीबी के घर पर साफिया और सिख बीबी की मुलाकात। भाग 2 साफिया का लाहौर में अपने भाइयों के पास ठहरना और चलते समय नमक लाने के बारे में उसके भाई से बातचीत। भाग 3 सफिया का नमक को छुपा कर ले जाने की योजना बनाना। भाग 4 पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन का दृश्य, सफिया का कस्टम जांच से गुजरना तथा उसकी ट्रेन का पाकिस्तान की सरहद को पार करना। 5वां भाग एवं अंतिम भाग अमृतसर रेलवे स्टेशन का दृश्य, भारतीय कस्टम ऑफिसरों द्वारा उसके सामान की जांच करना तथा सफिया का आगे बढ़कर स्वयं नमक के बारे में बताना। तो आइए भाग 1 देखते हैं। सफिया का सिख बीबी के घर पर आगमन तथा सिख बीबी से उसकी मुलाकात होती है। बातचीत से पता चलता है कि सफिया मुसलमान है और वह अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय लखनऊ छोड़कर लाहौर चले गए हैं। सिख बीबी की वेशभूषा और चेहरों को देखकर सफिया को सिख बीबी में अपनी माँ की झलक मिलती है। कीर्तन के मध्य सफिया तथा सिख बीबी की आत्मीयता भरी बातें, जिसमें सिख बीबी अपने छोड़े हुए वतन लाहौर को बड़ी शिद्दत से याद करती हैं। तो यह कहानी का पहला भाग है, जिसमें दिखाया जाता है कि सफिया सिख बीबी के घर पर है। अब वहाँ उनके घर क्यों गई है, इसके बारे में कहानी में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वह वहीं के माध्यम से पाकिस्तान उसे जाना है। उस पाकिस्तान जाना है जहाँ पर उसके भाई बंटवारे के समय लखनऊ अर्थात भारत छोड़कर पाकिस्तान जाकर बस गए हैं। वह उनसे मिलने जा रही है। सिख बीबी के घर पर उसका एक पड़ाव है। वहाँ बातचीत में पता चलता है, सिख बीबी को यह जानकारी मिलती है कि यह मुसलमान लड़की है और ये पाकिस्तान जाना चाह रही, लाहौर जाएगी जहाँ इसके भाई लोग गए हैं, वो उनसे मुलाकात करेगी। सिख बीबी को जब साफिया देखती है तो उनकी वेशभूषा और उनके चेहरे को देखकर साफिया को अपनी माँ की याद आ जाती है। उससे मिलता जुलता बहुत कुछ उनका चेहरा और वेशभूषा दिखाई पड़ता है। तो फिर दोनों में, साफिया में और सिख बीबी में बातचीत होने लगती है। उनके घर पर एक कीर्तन चल रहा होता है। उसी कीर्तन के मध्य साफिया और सिख बीबी आपस में बातें करती हैं। ढेर सारी बातें होती हैं। सिख बीबी अपने पुराने वतन लाहौर को बड़ी शिद्दत से याद करती हैं। सिख बीबी लाहौर की और वहाँ के लोगों की प्रशंसा करती हैं। वे कहती हैं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है तथा वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं। उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। सिख बीबी बार बार लाहौर का ही जिक्र करती हैं कि उनका वतन तो लाहौर ही है, साडा लाहौर अर्थात हमारा लाहौर। सफिया उनसे पूछती है कि यदि वे लाहौर से कुछ सौगात मंगाना चाहें तो वह ला सकती है। सिख बीबी हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोलती हैं कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। तो लाहौरी नमक की मांग की जाती है, डिमांड की जाती है सिख बीबी की साफिया से, जो पाकिस्तान जा रही है। और इस लाहौरी नमक के बारे में बताया गया है कि वो बैन है, प्रतिबंधित है। भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत उसका आना जाना नहीं हो सकता, इसीलिए वह साफिया से लाने के लिए कह रही हैं। कहानी का दूसरा भाग। लाहौर में साफिया का 15 दिन यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। सभी उसकी खातिरदारी में लगे रहे। भाइयों का बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है तो कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, यह एक समस्या थी।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें सेर भर लाहौरी नमक था, जिसे सफिया सिख बीबी के लिए लाना चाहती थी। यानी एक बादामी कागज की पुड़िया में उस एक सेर 1 किलो नमक को लेकर रखी थी, लाना चाहती थी। यूँ तो उसके मित्रों से या उसके परिचितों से वहाँ ढेर सारा गिफ्ट उसे मिलता है, जिसे समस्या थी कि वह कैसे लेकर के आए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि उस नमक को कैसे लेकर आए। नमक लाना गैर कानूनी था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, इसलिए सफिया नमक लाने के बारे में अपने भाई से चर्चा करती है। उसका भाई बताता है कि यह जोखिम भरा काम है, कस्टम वाले इसे नहीं ले जाने देंगे क्योंकि यह गैर कानूनी है। वो सफिया को सलाह देता है कि इसे न ले जाएं, क्योंकि यदि कस्टम वाले कोई अनुचित सामग्री देख लेंगे तो आपके प्रत्येक सामान की चिंदी चिंदी बिखेर कर रख देंगे, इसलिए बेहतर है कि आप कोई ऐसा सामान न ले जाएं जो कि प्रतिबंधित है। सफिया कहती है कि इस नमक को वह चोरी से नहीं ले जाएगी, अपितु कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएगी। वह निश्चित रूप से इसे ले जाने देंगे, क्योंकि वे मशीन तो है नहीं, वे इंसान ही हैं, तो भला इस प्यार के तोहफे को क्यों रोकेंगे। उसका भाई कहता है कि निसंदेह कस्टम वाले मशीन नहीं है, परंतु वे शायर भी नहीं होते। फिर सफिया कहती है कि यह कोई ब्लैक मार्केट का सोना चांदी तो है नहीं जो इसे रोका जाना चाहिए। सफिया का भाई कहता है कि इस विषय में कौन आपसे तर्क करे, आप ठहरी अदीब यानी साहित्यकार, कहानीकार, और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। जवाब में सफिया कहती है कि अगर सभी का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ और बेहतर ही जगह हो जाती भैया। यानी सफिया को जब उसका भाई चिढ़ाता है कि आप लोग साहित्यकार लोगों का दिमाग घुमा होता, आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं समझते हैं, तो सफिया कहती है कि यदि सबका दिमाग हम साहित्यकारों जैसा घुमा होता तो दुनिया शायद कुछ और ज़्यादा आनंदमयी होती, इतने झमेले दुनिया में नहीं होते। भाग 3 देखते हैं। यूँ तो सफिया अपने भाई से इस विषय में भावात्मक तर्क कर चुकी थी, काफ़ी बातें हो गई थी अपने भाई से कि नमक को कैसे ले जाए। भाई उसका मना कर रहा था। वो बताती है कि ये प्रेम का तोहफा है, भला कौन रोकेगा इसे। तो इस तरह से भाई ने मना किया था, लेकिन यह आवेश में थी कि हम ले जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। भाई से तो बातचीत कर ली, लड़ ली, लेकिन जब उसका क्रोध ठंडा हुआ तो भावना के स्थान पर बुद्धि उस पर धीरे धीरे हावी होने लगी। उसने सोचना प्रारंभ किया कि यदि कस्टम वाले वास्तव में उसे न ले जाने दिए तो क्या होगा। फिर मजबूरी में वो नमक छोड़ देगी, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो उसने अपनी माँ यानी सिख बीबी को माँ जैसा देखती है, जो अपनी माँ अर्थात सिख बीबी से जो वादा किया था, उस वादे का क्या होगा। फिर उसे अपनी पहचान याद आती है कि हम तो सैयद हैं। सैयद अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं ये लोग, तो हम सैयद हैं और जान देकर भी वायदा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। वह नमक को कीनुओं, संतरे जैसा एक प्रकार का फल है कीनू, तो कीनुओं से भरी टोकरी के नीचे छुपा कर ले जाने की योजना बनाती है। वो योजना बनाती है कि उसे एक टोकरी के नीचे छुपा देगी, फलों के नीचे, जिससे कस्टम वाले उसे नहीं देख पाएंगे। वो सोचती है कि आते समय भी किसी की भी फलों की टोकरी की जांच नहीं की गई थी, अतः वह भी कीनुओं से भरी टोकरी के नीचे छुपाकर इस नमक को आसानी से ले जा पाएगी। वह सभी कीनुओं को टोकरी से बाहर निकालकर टोकरी की तह में नमक की पुड़िया रख देती है, परंतु इस कृत्य से उसे अपार दुख होता है। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि इस प्यार के तोहफे को वह छुपा कर ले जाए, उसे कीनुओं की टोकरी में छुपाना पड़ा, तो इससे उसे अपार कष्ट हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने किसी प्यारे को कब्र में दफना दिया हो। इस प्यार के इस तोहफे का यह हाल वो देखना नहीं चाहती थी। इस दुख की घड़ी में उसे बचपन में अपनी माँ से सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि कैसे शहजादा अपनी रान अर्थात जंघा चीरकर हीरा उसमें छुपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। पुराने ज़माने में कहानियाँ होती थीं, जादुई कहानियाँ होती थीं। शहजादा होता था, शहजादी होती थी, उसको बचाने के लिए या हीरा ले जाने के लिए शहजादी के लिए
वो अपनी रान को, जांघों को चीर कर हीरा छुपा लेता है, ऐसी कहानियां होती थी। तो आज सोच रही कि काश कोई ऐसी विद्या आज होती, ऐसी तरकीब आज होती, तो इस नमक की पुड़िया को अपना दिल चीर कर उसमें छुपा लेती और ले जाती। आखिरकार वह नमक की पुड़िया को टोकरी की तह में छुपा कर रख देती है और उस टोकरी को के सिरहाने लेकर सो जाती है। देर रात जब उसे नींद नहीं आती है, वह कल के चले जाने के बारे में विचार करते ही अनेक ख्यालों में डूब जाती है। उसे अपने भाइयों और दोस्तों का ख्याल आता है जो उसे बेशुमार चाहते हैं। अपने नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियों का ख्याल आता है जो बड़ी मासूमियत से उससे पूछते हैं कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते। उसे यह भी याद आता है कि यहाँ उसके बाप की कब्र है। वह विचार मग्न है कि कल वह लाहौर से चली जाएगी और पता नहीं फिर कब आना होगा, 1 साल बाद या शायद फिर कभी नहीं। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और स्वप्न में सिख बीबी का चेहरा दिखता है और उनकी बातें उसे याद आती हैं। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। यह सिख बीबी से और साफिया से जब बातचीत हो रही थी तो सिख बीबी बताती हैं कि हम लाहौर से यहाँ आ गए हैं, यहाँ हमारा बिजनेस हो गया है, अच्छा कोठी बन गई है, लेकिन अभी भी जैसे लगता है कि हमारा वतन तो लाहौर ही है जहाँ बचपन हमने गुजारे। रसीले ठंडे कीनुओं से भरी टोकरी पर उसका हाथ पड़ता है और नमी के कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये कीनू उसे एक दोस्त से तोहफे के रूप में मिला था, जिसे देते वक्त उसने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यह कीनू जो फल है उसे तोहफे के रूप में एक दोस्त ने दिया था और उसने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कहानी का चौथा भाग देखते हैं। सफिया का भाई उसे स्टेशन तक पहुंचाने आया तथा उसने ही दिल्ली तक का फर्स्ट क्लास का किराया भी अदा किया। सफिया जब अपना सामान लेकर कस्टम पर जांच के लिए जाने लगी तो बार बार उसका ध्यान कीनुओं की टोकरी पर ही था, क्योंकि इसी टोकरी की तह में उसने नमक छुपा कर रखा था। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। वह कस्टम वालों को यह नमक दिखाएगी। उसका सामान कस्टम से होकर जब रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर के पास जाकर अपने नमक के बारे में बताती है। कस्टम ऑफिसर सफिया से सहानुभूति जताता है, अतः वह धीरे धीरे नमक से जुड़ी सारी बातें उस ऑफिसर को बता देती है। बातचीत में पता चलता है कि वह ऑफिसर दिल्ली का है, मगर बंटवारे में पाकिस्तान चला आया था। वह आज भी अपना वतन दिल्ली ही मानता है। वह कहता है, जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। वह नमक की पुड़िया को बड़े प्यार से उठाकर सफिया के बैग में रख देता है और कहता है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। चलते समय वह सफिया से कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाए। सफिया की ट्रेन सरहद की तरफ बढ़ती है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरती है और हिंदुस्तानी पुलिस सवार होती है। सफिया को कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक से अंदाज थे। दोनों की गालियां भी एक ही सी थीं, बस मुश्किल इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। तो पाकिस्तान से चलती है, हिंदुस्तान की सरहद में ज्यों ही पहुंचती है उसे पता ही नहीं चलता है कब पाकिस्तान ख़त्म हुआ और कब हिंदुस्तान आ गया, क्योंकि सब कुछ तो एक जैसा दिख रहा था। एक जैसा रहन सहन, एक जैसी बोली भाषा, एक जैसी गालियां भी। बस अंतर क्या था कि दोनों तरफ से भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थीं।
कहानी का अंतिम भाग देखते हैं, भाग 5। सफिया की ट्रेन हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर अमृतसर पहुंचती है। फर्स्ट क्लास वालों के सामानों की जांच उसके डिब्बे के सामने ही की जा रही थी। सफिया के सभी सामानों की जांच हो गई और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन सफिया अपने साथ लाए नमक को बिना बताए नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से चोरी कही जाती और वह इस प्यार के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। अतः वह एक नौजवान कस्टम ऑफिसर के पास जाती है जो सूरत से बंगाली लगते थे। वह नमक की पुड़िया उन्हें दिखाते हुए उनसे कहती है, देखिए मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर वह अटकते झिझकते हिचकिचाते उनको सारा वृत्तांत सुना देती है कि वह क्यों इस नमक को ले जा रही है। वह कस्टम ऑफिसर सफिया को प्लेटफार्म के अंत में बने एक ऑफिस की तरफ चलने के लिए कहता है। चलते चलते वह अपने एक साथी को कहता है कि इनके सामान का ध्यान रखें। सफिया हिचकिचा रही थी, मगर उस ऑफिसर ने उसे बड़े सम्मान के साथ एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वह ऑफिसर अपनी जेब से रुमाल निकालकर पहले उस कुर्सी को झाड़कर साफ करता है। एक पुलिस वाले से 2 अच्छी चाय भी मंगाता है। चाय पीते हुए अपनी मेज की दराज से एक किताब निकालकर सफिया के सामने रख देता है। उस किताब का पहला पन्ना खोलकर सफिया को दिखाता है, जिस पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। वो बताता है कि जब वो 12-13 साल का था तो उसके बचपन के मित्र शमसुल इस्लाम ने इस पुस्तक को उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में दिया था। वो याद करता है कि कैसे वे दोनों मित्र नजरुल और टैगोर को पढ़ते थे। नजरुल इस्लाम एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं बांग्ला के। टैगोर को जानते हैं आप, रविन्द्रनाथ टैगोर। वो बताता है कि उसका वतन ढाका पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो 12-13 वर्ष की अवस्था में ही ढाका से कलकत्ता आ गया। कलकत्ता वर्तमान में जिसे कोलकाता कहा जाता है, यहीं रहा, यहीं पढ़ा, नौकरी भी मिल गई, लेकिन वह अपने वतन ढाका आता जाता रहता था। वह अपने वतन ढाका के डाब की तारीफ करते हुए कहता है, वैसे तो कोलकाता में भी डाब होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, मगर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। वह ऑफिसर उठते समय नमक की पुड़िया को सफिया की बैग में रख देता है और खुद बैग उठाकर आगे आगे चलने लगता है। सफिया उसके पीछे चलना शुरू करती है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वह ऑफिसर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। देश विभाजन की त्रासदी को बयान करती हुई, अनेक प्रश्नों को जन्म देती हुई, दिलों को झकझोरती हुई एवं आँखों को नम करती हुई यह कहानी यहीं पूर्ण होती है। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि कैसे लोग अलग अलग देशों में पड़े हैं, लेकिन उन्हें अपना पुराना देश याद आता है, उसे अपना ही वतन मानते हैं। वहाँ की चीज़ों से लगाव है, वहाँ के लोगों से लगाव है, और इसी लगाव के कारण लेखिका को एक उम्मीद बंधती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरहदें तो रहेंगी लेकिन आपस में प्यार बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। कुछ प्रश्न देख लीजिए। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद खुला हुआ है। कैसे, इसे अपनी भाषा में बताइए। क्यों कहा गया, इस पर भी चर्चा कीजिए। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं?
कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो कहानी का सारांश मैंने बता दिया, लेकिन वास्तव में इस कहानी का आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप इस कहानी के मूल को पढ़ेंगे। इस ओरिजिनल कहानी को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तब इस कहानी का वास्तविक आनंद मिलेगा कि लेखिका ने कैसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, किन भावनाओं को प्रयोग किया है। कहानी पढ़ते समय कई बार आंखें भी आपकी नम होंगी। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। तो यह कुछ कोटेशन है जो इस कहानी में प्रयोग किए गए हैं। यह प्रश्न बनता है कि यह क्यों कहे गए। पाठ के आसपास के प्रश्न। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। साफिया की मनस्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप साफिया की जगह होते तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं या दे सकती हैं? लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए साफिया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीत के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? इस तरह है, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ दे दिया है। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए और इस कहानी को 2 बार 3 बार पढ़िए। और कुछ यहाँ भी जानने की बातें दी हुई हैं। मुहर्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। इस्लाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना, जिसकी 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए थे, जिसके अवसर पर शोक मनाया जाता है और मुहर्रम मनाया जाता है। सैयद मुसलमानों के चौथे खलीफा अली के वंशजों को सैयद कहा जाता है। इकबाल सारे जहां से अच्छा के गीतकार हैं। नजरुल इस्लाम बांग्ला के क्रांतिकारी कवि, शमसुल इस्लाम बांग्लादेश के प्रसिद्ध कवि हैं। इस पाठ में कुछ फिल्मों की चर्चा की गई है। ये कुछ फिल्में हैं जो भारत पाक विभाजन की समस्याओं पर आधारित हैं। 1947 अर्थ, ये तमस उपन्यास पर बनी है भीष्म शाहनी। मम्मो, टोबा टेक सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान जिंदगी नामा पर बनी है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। गदर, पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम का। खामोश पानी, झूठा सच उपन्यास यशपाल का। हिना, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी। वीर जारा, पेशावर एक्सप्रेस कहानी कृष्णचंद्र की बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा। सरहद और मजहब के संदर्भ में इसे भी देखें। एक गीत है धूल फिल्म का, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं इंसान बनेंगे, इंसानियत को महत्व देंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सारी नफरतों को ख़त्म करेंगे, जिसका यह संदेश यह कहानी दे रही है। तो यदि मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। मैं वीडियो में मनोरंजन का कम ध्यान रखा हूँ, यह ध्यान रखा हूँ कि आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है क्योंकि आप +2 के विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। आपको एक कहानी यदि 15 मिनट में समझा दी जाए तो फिर वो कोई कहानी का मज़ा नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ विस्तार से आपके साथ चर्चा हो, आप साहित्य के रस में डूबें। और 40 मिनट भी कम है। मैं तो चाहूँगा कि ये पाठ आप 5 घंटे में पढ़ें, 5 बार पढ़ें, ताकि एक एक शब्द से परिचित हों। अंत तक साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और मेरे अगले वीडियो को प्राप्त कर सकें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद।